So, hello students, good morning all of you and welcome on digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. Last lecture में अपन BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इसमें अपन कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। यहाँ अपन ने डिटेल क्लासिफिकेशन की बात की थी और डिटेल क्लासिफिकेशन में अपन प्रोटोजोआ फाइलम पे पहुँच गए थे और प्रोटोजोआ फाइलम में डिटेल क्लासिफिकेशन के बाद में कुछ स्पीसीज़ की बात कर रहे थे अपन कि प्रोटोजोआ में कुछ स्पीसीज़ अपने को पढ़नी है, उसके बाद में कुछ पोरीफोरा में पढ़नी है, इसी तरीके से सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज के हेल्मिन्थीज में एक एक दो स्पीसीज़ अपने को पढ़नी है। प्रोटोजोआ में कुछ ज़्यादा स्पीसीज़ हैं तो उनके बारे में अपने को थोड़ा सा और डिटेल में जाना है। ठीक है, यहाँ देखिए बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, इसमें पेपर का नाम ही देखिए यहाँ से आया। मैंने आपको जब अपन पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे मैंने बताया था कि डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स यानी कि अपने जितने भी फाइलम में हैं उनमें ऑर्गेनिज्म को देखना है कि कितनी डाइवर्सिटी है, उसमें कितने वेरिएशंस हैं। कि देखिए आप इनमें देखेंगे तो फीडिंग अलग मैकेनिज्म मिलेगी, रेगुलेशन में रेस्पिरेशन की अलग मैकेनिज्म मिलेगी आपको, उसके बाद में अगर आप देखेंगे लोकोमोशन के अलग मैकेनिज्म मिलेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है, इतने ऑर्गेनिज्म है। तो ये ही एक इस वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म की खूबसूरती जिसे अपन कह सकते हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ अपना जो कल का जो टॉपिक चल रहा था उसकी अपन बात कर रहे थे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबो हिस्टोलाइटिका जो प्रोटोजोन है उसकी अपन बात कर रहे थे और उसमें अपन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर भी चुके थे। इसमें अपन ने देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक एंडोपैरासाइट की तरह काम करता है। वैसे ये कॉमन सेल में है, सहजीवी है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जब मान के चलिए कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है ह्यूमन बीइंग की, देन ये डिजीज़ कोज करने लग जाते हैं। जब तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जब बॉडी में इम्यून सिस्टम कम हो जाता है तो वो ऑब्वियसली हावी हो जाता है, तो ये डिजीज़ कोज करता है। तो एंटोस का मतलब मैंने आपको बताया था कल भी, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विद इन। ठीक है, अमीबा का मतलब आपको बताया था, अमीबा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, और हिस्टो का मतलब, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और लाइसिस, लाइसिस का मतलब है डिजोल्व। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ह्यूमन बीइंग में जो टिश्यूज हैं इनको डिजोल्व कर देता है। अंदर की तरफ जो भी टिश्यू है इनको डिजोल्व करेगा, इसलिए ये ह्यूमन बीइंग में एक डिजीज कोज करता है जिसको अपन ने नाम दिया था अमीबाइसिस। अमीबाइसिस या अमीबाइसिस डिसेंट्री, अमीबी पैचिस रोग जिसको बोलते हैं, अमीबाइसिस डिसेंट्री जो डिजीज होती है वो इस प्रोटोजोन के कारण होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने इसके हैबिट और हैबिटाट की बात की थी कि कहाँ रहता है। मोस्टली ऑर्गेनिज्म में सहजीवी के रूप में रहता है, लेकिन कई बार ये डिजीज़ कोज करता है। तो ये मान के चलिए कि जो इंटेस्टाइन में म्यूकस और सब म्यूकोसा जो लेयर है वहाँ एंट्री कर जाता है और वहाँ के टिश्यू को डिजोल्व करता है। तो अल्सर, पेट में अल्सर डेवलप हो जाता है, यानी छोटी छोटी फुंसियाँ डेवलप हो जाती हैं। वो फुंसियाँ उसके बाद में कई बार पेन करने लग जाती है। बहुत दिनों तक तो इस ऑर्गेनिज्म का पता ही नहीं चलता कि ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिजीज से ग्रसित है या अमीबाइसिस। पूरे वर्ल्ड में आप बात करते हैं तो 10% पीपल्स इस डिजीज से इन्फेक्टेड हैं और पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर पैरासिटिक जो डिजीज़ हैं उनसे डेथ जो होती है उनमें तीसरे नंबर इसका आता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। थर्ड नंबर पे
डिजीज कोज करता है और इससे सबसे ज़्यादा मतलब 1 लाख तक डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में और 10% पीपल्स इससे इन्फेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने इसके हैबिट और हैबिटाट की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन की अपन ने बात की थी कि मोस्टली जो थोड़े से गर्म समशीतोष्ण एरियाज हैं वहाँ ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसके अलावा जैसे इंडिया, चाइना, मैक्सिको, उन एरिया, साउथ अफ्रीका, उन एरियाज में ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट जो बात कर रहे थे अपन इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे और मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको 3 स्टेज बताए थे इसकी कि एक पहला जो स्टेज था इसकी लाइफ में 3 स्टेज थी। जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट या इसको अपन मैग्ना स्टेज भी बोल रहे थे। दूसरी जो स्टेज थी वो इसकी थी प्रीसिस्टिक और तीसरी जो स्टेज थी वो थी सिस्टिक। 3 स्टेज थी इसकी लाइफ की। इसको अपन मैग्ना भी बोल रहे थे, इसको माइन्यूटा, ठीक है, और ये सिस्टिक स्टेज थी। इसके बाद में अपन ने ट्रोफोजोइट स्टेज के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि जो ट्रोफोजोइट स्टेज है वो थोड़ी सी एक्टिव स्टेज है, यानी एक्टिव, इन तीनों में से सबसे जो एक्टिव स्टेज है वो ट्रोफोजोइट स्टेज है और इस स्टेज के ड्यूरेशन में ही ये डिजीज कोज करता है, इसी स्टेज में ये फीडिंग करता है, इसी स्टेज में जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेज में शो करता है, यानी कि जो ट्रोफोजोइट स्टेज है या मैग्ना जो स्टेज है इसी स्टेज में ये एक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अपन ने डिस्क्रिप्शन भी देखा था, इसका स्ट्रक्चर भी अपन ने बात की थी कि अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो जो ट्रोफोजोइट स्टेज है इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, रफ डायग्राम देखना थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इस तरीका का ये ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देता है और बीच में कल मैंने आपको बताया था कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में आप देखेंगे तो क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स और अंदर की तरफ जैसे पहिए की ताड़ियाँ होती है उसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, यानी रेज होती है अंदर की तरफ, इस तरीके की रेज हैं अंदर। ओके, कुछ इस तरीके का अंदर का न्यूक्लियस वाला पार्ट दिखाई देता है। उसके बाद में आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको इस तरीके के ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिखाई देते हैं जिनको अपन फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। इस तरीके का कुछ एंट अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये जो दिख रही है आपको, ये ब्लड वैक्यूल्स हैं, ये फूड वैक्यूल्स हैं, सॉरी इनको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। इसके बाद में ये आपका न्यूक्लियस है और इसके बाद में ये अंदर की तरफ न्यूक्लियस में ये मैंने आपको बताया था कि ये क्रोमेटिन पार्टिकल्स है और क्रोमेटिन पार्टिकल्स और अंदर की तरफ न्यूक्लियस में जो है उसको बोलते हैं एंडोसोम। ठीक है, ये अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके के स्ट्रक्चर बताए हैं। ये हैं इनगेस्टेड बैक्टीरिया,
ये इनगेस्टेड बैक्टीरिया है। और ये जो फूड वैक्यूल्स हैं आपकी, इन फूड वैक्यूल्स में अंदर की तरफ आप देखेंगे तो आपको रेड ब्लड सेल्स भी दिखाई देंगी इनमें अंदर की तरफ, क्योंकि ये अंदर की तरफ जो म्यूकस और सब म्यूकस लेयर है तब उनमें एंट्री कर जाता है, तो वहाँ के टिश्यूज को डैमेज करता है यानी खाता है उनको। तो इसमें आपको आरबीसी या डब्ल्यूबीसी आरबीसीज दिखाई देंगे अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये आगे की तरफ एक इसमें क्या है, सूडोपोडिया, यानी ये मोनोपोडियल होता है, एक ही सूडोपोडिया होता है। अंदर की तरफ ये एंडोप्लाज्म है, बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ एब्सेंट होती है। मैंने बताया आप लोगों को कि ये आइसोटोनिक मीडियम में रहता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है आपका ट्रोफोजोइट स्टेज में। तो ट्रोफोजोइट स्टेज में आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट फेज है वो सबसे एक्टिव फेज है। इस फेज में सूडोपोडिया भी प्रेजेंट होते हैं, यानी इसी फेज में अगर इसको लोकोमोशन करना है तो इसी फेज में करता है, अगर फीडिंग करनी है तो भी इसी फेज में करता है, और अगर डिजीज कोज करनी है तो भी इसी फेज में करता है। तो सबसे एक्टिव फेज है। इसमें अंदर की तरफ उसी तरीके का जो साइटोप्लाज्म है दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म, ठीक है। एक्टोप्लाज्म का मैंने आपको बताया था कि जो बाहर वाला थोड़ा सा थिक लेयर है वो एक्टोप्लाज्म है, ट्रांसपेरेंट, और अंदर की तरफ वाला एरिया जो है उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स अंदर की तरफ हैं उसमें, और जो भी आपके फूड वैक्यूल्स वगैरह है वो सारी की सारी कहाँ मिलती है, एंडोप्लाज्म। उसके बाद में न्यूक्लियस का थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। तो न्यूक्लियस राउंड शेप का बिल्कुल बीच में आपको दिखाई देता है। उसमें देखेंगे अंदर की तरफ एंडोसोम है, छोटी छोटी रेज यानी पहिए की ताड़ियाँ की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने सूडोपोडिया की बात करें यहाँ, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें एक ही सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, इसलिए मोनोपोडियल कहते हैं। और सूडोपोडिया का फंक्शन अपने को पता है कि ये सूडोपोडिया से लोकोमोशन भी करते हैं और फीडिंग भी करते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन में तो हेल्प करता ही है, साथ में ये जब ये फूड करेगा म्यूकस और सब म्यूकस लेयर में एंट्री कर जाएगा तो फेगोसाइटोसिस के द्वारा ये फीडिंग करता है। फेगोसाइटोसिस के द्वारा सॉलिड पार्टिकल्स हैं या लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनको एनगल्प करता है ये। तो सूडोपोडिया, वहाँ सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और सूडोपोडिया में हेल्प करते हैं। तो एक ही सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है यहाँ, इसलिए इसको मोनोपोडियल बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज के अपन ने बात की कि ये सबसे एक्टिव स्टेज है, और इसी स्टेज में ये सारी मतलब कि ये फीडिंग भी इसी स्टेज में करता है, डिजीज भी इसी स्टेज में करता है, तो सबसे एक्टिव फेज मानते हैं इसको। इसके बाद में दूसरी जो फेज थी अपने पास में, दूसरे स्टेज में अपने एक बार डायग्राम बना लेते हैं इनका, उसके बाद में देखते हैं। देखिए दूसरी जो फेज है उसकी अपन बात कर रहे हैं, प्रोसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म है, उसमें आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसमें न्यूक्लियस है अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरीके का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये थी आपकी ट्रोफोजोइट स्टेज, और दूसरी स्टेज थी प्रीसिस्टिक स्टेज,
ठीक है। तो प्री सिस्टिक स्टेज में आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म को तो बिल्कुल ये थोड़ा सा राउंड शेप का हो जाता है। इसमें यहाँ सूडोपोडिया है, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये एक्टोप्लाज्म, और ये अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म, ठीक है। और ये वही न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था जैसा पहले आपने ट्रोफोजोइट स्टेज में देखा, लेकिन अब क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म माइन्यूटा स्टेज में जाता है, और माइन्यूटा स्टेज जो है ये इनएक्टिव स्टेज है। तो इस स्टेज में जाने के बाद में थोड़ा सा गोल शेप में हो जाता है, यानी अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है। ये जो स्टेज है ये इसमें नॉन मोटाइल होता है, यानी कोई लोकोमोशन नहीं करता है, इसमें फीडिंग भी नहीं करता है, और इस स्टेज में ये डिजीज भी कोज नहीं करता। एक तरफ से बिल्कुल ये इनएक्टिव फॉर्म में अंदर की तरफ पड़ा हुआ रहता है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये 12 से 15 में व्यास का होता है, और बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है अंदर की तरफ। तो ये आप देखेंगे तो इसमें फूड वेहिकल्स, यानी फूड ही नहीं करा तो फूड वेहिकल्स भी नहीं है, अंदर की तरफ आपको क्लियर एब्सेंट दिखाई दे रही है। तो ये जो आपकी बड़ी आंत है तो इसमें छोटे छोटे जो एक तरीके से ल्यूमेन है या उसमें अवकाश जो बने हुए हैं वहाँ पे ये रहता है। तो ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के जो अवकाशिका है उनमें ये निष्क्रिय फॉर्म में रहता है वहाँ पे, यानी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अभी ना ये रोक कर सकता, ना ये भी फीडिंग करता, ना ये भी कोई लोकोमोशन करता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो होस्ट है, होस्ट की इम्यूनिटी अगर वीक हो गई, होस्ट की अगर इम्यूनिटी वीक हो गई, होस्ट की इम्यूनिटी वीक हो गई तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रोफोजोइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर डिजीज कोज करेगा, ठीक है, डिजीज कोज करता है। लेकिन नॉर्मली ये क्या करता है, इस फॉर्म में जब होता है तो ये डिजीज कोज नहीं करता, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इस टाइम पे ना फीडिंग करता, ना लोकोमोशन करता, और अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके गोलाकार फॉर्म में आ जाता है। सूडोपोडिया भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये जो स्टेज थी ये थी आपकी प्रीसिस्टिक फेज। तीसरी फेज की अपन बात करते हैं। एक तीसरी स्टेज और आती है जिसमें अपन बोलते हैं सिस्टिस फेज। देखिए उसमें पहले अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। इसको स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बिल्कुल राउंड शेप में हो जाता है। यही देख रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे क्या होता है, गोलाकार फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया। अब इसमें देखेंगे तो न्यूक्लियस थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये न्यूक्लियस है अंदर की तरफ। ये न्यूक्लियस है और इसमें आप देखेंगे अंदर की तरफ तो क्रोमेटिन बॉडीज दिखाई देती हैं अंदर की तरफ, और इस तरीके से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। कौन सा, सिस्टिस फेज में। ठीक है, ये सिस्टिक फेज थी, ये प्रीसिस्टिक और ये ट्रोफोजोइट स्टेज। इस स्टेज में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये अंदर की तरफ बाहर आपको दिखाई देती है। इसको बोलते हैं सिस्टिक वॉल, सिस्ट वॉल।
ठीक है। इसके बाद में ये आपका दिखाई देता है अंदर की तरफ न्यूक्लियस। ये अंदर की तरफ आपको दिखाई देते हैं दो रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं अपन ग्लाइकोजन वैक्यूल्स। ग्लाइकोजन वैक्यूल्स। और ये नीचे की तरफ आपको एक लार्ज सा स्ट्रक्चर और दिखाई देता है, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोजन वैक्यूल। ये ग्लाइकोजन वैक्यूल। और ये जो आपका रोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिड बॉडीज। क्रोमेटिड बॉडीज इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको सिस्टिक फेज में। सिस्टिक फेज यानी कि जो थर्ड फेज है एंटमीबा की, उसको बोलते हैं अपन सिस्टिक फेज। ये सामान्य परिस्थितियों में अगर आप देखेंगे नॉर्मली कंडीशंस में तो जो माइन्यूटा स्टेज थी, ठीक है, ये मैग्ना और ये जो माइन्यूटा स्टेज थी उस स्टेज में क्या होता है ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, यानी पुटी का फॉर्मेशन, पुटियाँ बनने लग जाती है। तो बिल्कुल गोलाकार हो जाता है और बाहर की तरफ यानी जस्ट इसके आउटसाइड में जो मेम्ब्रेन बन रही है वो थोड़ी सी एक रिजिड मेम्ब्रेन बन जाती है, हार्ड मेम्ब्रेन बन जाती है बाहर की तरफ। और ये कैसी होती है, एक तरीके से अपन कहें कि वॉल के तरीके का स्ट्रक्चर है। इसका डायमीटर आप देखते हैं तो ये 10 से 12 म्यू की साइज़ का दिखाई देता है आपको प्रीसिस्टिक स्टेज में, ठीक है। उसके बाद में इसमें अंदर की तरफ आप देखते हैं तो कोशिका द्रव्य, इसका जो साइटोप्लाज्म है बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है, जिसमें एक बड़ा सा पिंड दिखाई देता है जिसको अपन ग्लाइकोजन मास या ग्लाइकोजन वैक्यूल्स बोलते हैं, जो क्या करता है फूड को रिजर्व करके रखता है, ठीक है, फूड को क्या करता है रिजर्व करके रखता है। और फिर अंदर की तरफ आप देख रहे हैं एक या एक से अधिक विशिष्ट प्रकार की क्रोमेटिड बॉडीज दिखाई दे रही हैं, या क्रोमेटिड रोड्स भी बोलते हैं इनको, जिनके सिरे क्या होते हैं गोल होते हैं और नीचे की तरफ से लंबी होती है, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है, ऊपर से ये गोल होती हैं और नीचे की तरफ पतली होती जाती हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रोमेटिड बॉडीज का दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में आप ये देखेंगे धीरे धीरे ये क्रोमेटिन बॉडीज क्या होती हैं ख़त्म हो जाती हैं और ये न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती हैं, तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और न्यूक्लियोप्रोटीन क्या करता है पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये अंदर ही अंदर क्या होता है केंद्रक एक है जो धीरे धीरे क्या होता है डिवीज़न करता है, तो उसके बाद में बाइन्यूक्लिएट और फिर टेट्रान्यूक्लिएट या फिर क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर तीनों के अपन स्टेज देखे कि यहाँ अपन कह रहे हैं कि ये वाली जो फॉर्म है सबसे पहली फॉर्म ये है ट्रोफोजोइट, इसमें ये फीडिंग भी कर लेता है, अच्छे से लोकोमोशन भी कर लेता है, डिजीज भी कोज कर लेता है। उसके बाद में क्या करता है ये कोई भी जैसे अनयूजुअल कंडीशंस आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रीसिस्टिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो अपना स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है, यानी फीडिंग करना बंद कर देता है, लोकोमोशन बंद कर देता है और प्रीसिस्टिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी थोड़ा सा गोलाकार आकृति में चेंज हो जाता है, स्यूडोपोडिया धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी जो फॉर्म है यानी सिस्टिक, ये प्रीसिस्टिक फॉर्म है, इसको सिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है ये। तो इस फॉर्म में क्या करेगा ये अपने चारों तरफ सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, वॉल का फॉर्मेशन करेगा तो अंदर की तरफ आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं। अब ये क्या करता है फूड को स्टोर करके रखता है, भाई इसको लिविंग रहने के लिए फूड चाहिए और फूड अंदर की तरफ किससे मिलेगा, इसने फूड कर लिया, फूड करने के बाद में क्या कर दिया इसने स्टोर कर लिया क्योंकि नेक्स्ट अब इसको रिप्रोडक्शन भी करना है, तो फूड करके इसने क्या कर दिया स्टोर कर लिया। और किसके रूप में कर लिया एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसने ग्लाइकोजन वैक्यूल्स बड़ी सी आपको दिखाई दे रही है जिससे न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है।
तो ये जो ग्लाइकोजन बॉडीज हैं या ग्लाइकोजन वेक्यूल्स हैं ये फूड स्टोर का काम करती हैं। साथ में आपको दो रोड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिनको बोलते हैं क्रोमेटिड बॉडीज। ये क्रोमेटिड बॉडीज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं इसमें टूट जाती हैं और न्यूक्लियोप्रोटीन्स बना लेती हैं बहुत सारे। अब क्या होता है धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है बाहर की तरफ से वॉल बन गई, अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में डिवीजन होते हैं, तो उसके बाद में एक न्यूक्लियस से दो डिवीजन होते हैं, बाइन्यूक्लिएट बन जाता है, उसके बाद में ट्राइन्यूक्लिएट फिर टेट्रान्यूक्लिएट, ठीक है। इस तरीके से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस फॉर्म को बोलते हैं सिस्टिक फॉर्म, ठीक है। तो 3 स्टेज की अपन ने बात की एंटामीबा में, ट्रोफोजोइट स्टेज या मैग्ना, उसके बाद में प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा और उसके बाद में सिस्टिक, ठीक है। अब अपन इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। देखिए अपन पहले भी जब प्रोटोजोन पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे अपन कह रहे थे कि मोस्ट ऑफ टाइम प्रोटोजोन्स में ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोटोजोन्स में बहुत कम ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे पैरामीशियम में जो कंजुगेशन होता है उसको ऐसा मानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा कि जनरल कैरेक्टर अपन पढ़ते हैं प्रोटोजोन के तो वहाँ आपको लिखा हुआ रहता है कि इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल या एसेक्सुअल दोनों तरीके से होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपन ने कई मेथड्स की बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। उनमें से यहाँ अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले बाइनरी फिजन की। पहला जो मेथड है बाइनरी फिजन ये सबसे कॉमन मेथड है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है। तो बाइनरी फिजन का हिंदी में मतलब होता है द्विखंडन। तो जब ये ट्रोफोजोइट स्टेज में इंटेस्टाइन में होता है तब उसमें बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होता है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है उसकी वाल गायब हो जाती है, माइटोसिस होता है, उसके बाद में तुरंत साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, उससे 1 से 2 संतति बन जाती है और अंदर की तरफ खाते हुए ये ग्रोथ करते हैं और धीरे धीरे और वृद्धि करते रहते हैं। उसके बाद में जैसे ही कोई नई कोशिका में प्रवेश करते हैं यानी अनुकूल परिस्थिति आती है तो प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा या फिर सिस्टिक फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन सबसे कॉमन मैकेनिज्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। बाइनरी फिजन में ये क्या करता है कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, अंदर की तरफ ट्रोफोजोइट स्टेज में है। ट्रोफोजोइट देखिए मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी पैरासाइट डिजीज कोज करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं नंबर्स बढ़ाते हैं, अपने अंदर जाएंगे और नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। नंबर्स इंक्रीज करने के बाद में डिजीज कोज करते हैं, जब तक नंबर्स नहीं बढ़ाएंगे तब तक डिजीज कोज नहीं करते। यहाँ ऐसा ही हो रहा है, ये अंदर जा रहा है, अंदर जाने के बाद में ट्रोफोजोइट स्टेज है, उस स्टेज में ये क्या करता है जो न्यूक्लियस अभी अपन ने देखा था तो न्यूक्लियस की धीरे धीरे जो न्यूक्लियर वॉल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिजोल्व हो जाती है। उसके बाद में न्यूक्लियस में डिवीजन होते हैं, 1 से 2 डिवीजन होते हैं। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिससे 1 से 2 सेल बन जाती है या डॉटर बन जाती है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि अनयूजुअल कोई कंडीशंस हैं तो ये दूसरी प्रीसिस्टिक और सिस्टिक फेज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद में दूसरा होता है पुटी भवन एनसिस्टेशन।
एनसिस्टेशन या पुटी भवन की बात करते हैं। वो अभी अपन ने बात कर रहे थे कि जब ये थर्ड फेज में जाता है तो थर्ड फेज में जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें धीरे धीरे मतलब कि सेकंड फेज से थर्ड फेज में यानी प्रीसिस्टिक फेज से सिस्टिक फेज में जाता है या माइन्यूटा फॉर्म में होता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ की जो ल्यूमेन में ये प्रेजेंट है, अभी मैंने कहा था जो प्रीसिस्टिक फेज है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब वहाँ है तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, यानी धीरे धीरे आकृति में गोल हो जाता है ये, और चारों तरफ एक टफ या अपरिवर्तनशील यानी रिफ्रैक्टाइल, टफ और रिफ्रैक्टाइल सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये इस कंडीशन में आप देखेंगे कि एनसिस्टेशन जब होता है तो कौन सी स्टेज में होता है, ये प्रीसिस्टिक फेज में है। प्रीसिस्टिक फेज से दूसरी फेज कन्वर्ट होगी, उस टाइम पे ये होता है एनसिस्टेशन या पुटी भवन, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा कि कन्वर्ट होता है, साइज पहले ट्रोफोजोइट स्टेज थी, अब उसमें क्या किया, इसने अपनी साइज चेंज की यानी गोलाकार शेप में हो गया है, ठीक है, गोलाकार शेप में हो जाता है और बाहर की अपने चारों तरफ एक पुटी का फॉर्मेशन कर लेता है या सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये इस टाइम पे कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट है। अंदर की तरफ आपने अभी देखा था कि इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस दिखाई देता है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपना जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन करेगा, न्यूक्लियस में डिवीजन होंगे, उसके बाद में बाइन्यूक्लिएट होगा, बाइन्यूक्लिएट होने के बाद में फिर और डिवीजन होते हैं और उसके बाद में ये टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब ये इसकी क्या होगी, इन्फेक्टिव स्टेज हो जाएगी, जो फिर इसमें आगे की तरफ जाकर कोई डेवलपमेंट नहीं होता। अब ये ह्यूमन फेसेस के साथ में बाहर आती है, ठीक है, यानी जो मनुष्य विस्तार करके आता है उसके साथ में अब ये इस कंडीशन में क्या करती है, बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद में तकरीबन ये 10 दिन तक, ठीक है, 10 दिन तक नष्ट नहीं होंगे, या फिर टेम्परेचर अगर 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है या 50 डिग्री से नीचे है तब तक तो ये लिविंग कंडीशन में है, लेकिन उसके बाद में ये मर जाएंगे। तो 10 दिन बाद में 10 दिन तक जिंदा रहते हैं और 50 डिग्री टेम्परेचर तक, इससे ऊपर का जो टेम्परेचर है उस पर ये क्या करते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने टाइप देखा इसमें। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि इसका जो होस्ट है कौन है, ह्यूमन बीइंग, एक ही होस्ट है इसका, ठीक है। तो ये कैसा है, मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक यानी सिंगल होस्ट, एक ही होस्ट में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है। कुछ मैंने रिजर्वर होस्ट की भी बात की थी कि ह्यूमन बीइंग में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, लेकिन कई बार क्या होता है, इसके रिजर्वर होस्ट होते हैं, उनमें जैसे मंकी हो सकता है, डॉग हो सकता है, पिग हो सकता है, ये इसके रिजर्वर होस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद में फिर अपन थोड़ी सी बात करते हैं ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका संक्रमण, इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन किस कंडीशन में होता है। अब देखिए धीरे धीरे अपन देखते हैं कि भाई इसमें इन्फेक्शन होगा। अब अपन ने कहा कि जो एनसिस्टेशन जो ये पुटी भवन के बाद में जो स्टेज कन्वर्ट हो जाती है यानी टेट्रान्यूक्लिएट कंडीशन में आ जाता है, तब ये ट्रांसमिशन करने वाला है या ह्यूमन में इन्फेक्शन करने के लिए तैयार रहता है। तो जो ह्यूमन फेसेस के साथ में ये बाहर आते हैं इन्वायरमेंट में, 10 दिन तक बाहर पड़े रहते हैं, या टेम्परेचर 50 डिग्री तक नहीं हो जाता तब तक ये लिविंग कंडीशन में रहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये दूसरे ह्यूमन तक पहुंच जाएंगे तो ट्रांसमिशन करेंगे। यानी कि ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो जैसे मान के चलिए कि कोई ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड था एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से और वो फेसेस करके आया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि बारिश आ गई, मान के चलिए बारिश आई, और बारिश आने के बाद में जो उसका वेस्ट मटेरियल था वो पानी के साथ में घुल गया, ठीक है। उस पानी को किसी ह्यूमन बीइंग ने यूज कर लिया, देन वो उसको इन्फेक्ट कर गया। या फिर मान के चलिए कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन था वो वेस्ट मटेरियल करके कहीं आया है, लेकिन अपने हाथ अच्छे से नहीं धोए उसने, उसके नाखूनों में वेस्ट मटेरियल फंसा हुआ है। तो जब वो किसी जगह पे जाता है, खाना खाता है, या फिर मान के चलिए कई बार आपने ये देखा होगा रसोइये जो होते हैं इनकी आदत गंदी होती है,
ठीक है। तो ये कई बार क्या करते हैं, अपने हाथों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, इनको कहीं ना कहीं टच करते रहते हैं। तो एनल पोर पे भी ये क्या करते हैं, कई बार उनको एनल पोर को भी टच करते रहते हैं। तो वहाँ से नाखूनों के थ्रू जो भी ये इस तरीके के होस्ट ये पैरासाइट्स हैं वो नाखूनों में फंस जाते हैं, और जब वो आटा लगाते हैं या खाना तैयार करते हैं तो उसके थ्रू वो दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये इसकी ट्रांसमिशन की कंडीशंस होती हैं, यानी ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन। अब देखिए अपने ज़्यादातर इंडिया में देखें अपन तो ज़्यादातर ये जो मान के चलिए पानी के रिजर्वर्स और ये सब क्या होते हैं, खुले ही होते हैं, तालाब होते हैं, तो इनको लोग यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ज़्यादा इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट बात करें एक्सिस्टेशन यानी विपुटी भवन। अभी क्या था, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, अब ये डिजीज कोज करेगा तो सिस्ट का टूटना जरूरी है, क्योंकि बाहर इसके बाहर रिजिड वॉल है तो वो वॉल टूटेगी, तब ये वापस से विपुटी भवन होगा या एक्सिस्टेशन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जैसे ही नए होस्ट में जाएगा, देखिए मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि नए होस्ट में जाएगा या तो उस होस्ट में जाएगा तो वहाँ क्या होगा कि बहुत सारे डाइजेटिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में, जैसे माउथ से स्टार्ट होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया वायरस को माउथ में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसके बाद में कुछ को अपने स्टमक में जाएंगे तो HCl का सिक्रेशन होता है, तो HCl क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी इस किस कंडीशन में था, इसके चारों तरफ क्या थी, रिजिड सिस्ट वॉल थी, ठीक है। अब ये सिस्ट वॉल है, इसी कंडीशन में ट्रांसमिशन होता है इसका, तो यानी कि बाहर वॉल है तो ये दूसरे ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में जाएगा तो इजी गोइंग चला जाएगा, क्योंकि जो बाहर एंजाइम्स हैं वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका टूटना भी तो जरूरी है, अगर ये टूटेगी नहीं, वॉल नहीं टूटेगी तो फिर वो इन्फेक्शन को कैसे करेंगे। तो उसके बाद में जब ट्रांसमिशन हो चुका होता है तो उसके बाद में दूसरी जो कंडीशन आती है विपुटी भवन या एक्सिस्टेशन आती है। इसमें जैसे ही नए उसके होस्ट में पहुंचता है तो वहाँ उसकी आहार नाल के थ्रू, वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू कोलन वाले रीजन तक पहुँचता है आमाशय से होकर, तो वहाँ जो गैस्ट्रिक जूस हैं उनसे इनकी सुरक्षा होती है, ठीक है, वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद में छोटी आंत में, ठीक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ट्रिप्सिन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। जो ट्रिप्सिन का सिक्रेशन होगा वो ट्रिप्सिन क्या करेगा, इसकी सिस्ट वॉल को डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है, तोड़ देता है। सिस्ट वॉल जैसे ही टूटेगी अब ये क्या होता है, फ्री हो जाता है, यानी सिस्ट वॉल का पाचन हो गया। अब ये जो टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा था, ठीक है, अब ये फ्री हो जाता है या मेटासिस्ट स्टेज में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन आती है इसके बाद में अपनी ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो कंडीशन है आपकी एक्सिस्टेशन, ठीक है, यानी विपुटी भवन। यहाँ पुटी भवन, पुटी का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पुटी टूट रही थी। पुटी को तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन हार्मोन का उसका जूस का सिक्रेशन होता है, एंजाइम सिक्रेशन होता है, वो इसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है, तोड़ देता है बोल को यहाँ से। उसके बाद में क्या होगा, ये मेटासिस्टिक या फ्री लिविंग कंडीशन में आ जाता है। फ्री लिविंग कंडीशन में आ जाएगा अभी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन मेटासिस्टिस, ठीक है। अब मेटासिस्टिक में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। बाहर निकलने के बाद में फिर क्या होता है, इसमें तुरंत डिवीजन चालू हो जाते हैं। जैसे ये मेटासिस्टिक स्टेज से यानी विपुटी भवन होगा तो फ्री लिविंग हो गया, फ्री लिविंग हो गया तो क्या होगा, अब जाते ही ये वापस से अपनी ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा मतलब अपने नंबर से बढ़ाएगा, तो इसमें अंदर जाते ही वापस से क्या होता है, द्विविखंडन चालू हो जाता है। द्विविखंडन चालू होगा, उसके बाद में ये क्या करता है, इसके छोटे छोटे और उसमें डिवाइड हो जाता है। तो तकरीबन एक कोशिकीय यानी यूनिन्यूक्लिएट 8 छोटे छोटे और न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, तो इनको बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट अमीबोली,
ठीक है, कल भी जैसे अपन ने बात की थी कि अमीब्यूली छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि जब डिवीजन होता है इनमें तो छोटे छोटे और स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो अंदर की तरफ और छोटे छोटे न्यूक्लियस बन गए जिनको यूनिन्यूक्लिएट अमीब्यूली नाम दिया है, या मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट भी नाम देते हैं उनको, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट या फिर यूनिन्यूक्लिएट अमीब्यूली। ठीक है, दोनों नाम से अपन इनको जानते हैं। इसके बाद में अब क्या होता है, ये जैसे इंटेस्टाइन में प्रवेश करेंगे वहाँ की जो श्लेष्म है, म्यूकस लेयर है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। म्यूकस लेयर में पहुँचने के बाद में ये क्या करते हैं कि जो एडल्ट ट्रोफोजोइट स्टेज है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने बात की कि सिस्टिक फॉर्मेशन से मेटासिस्टिक फॉर्मेशन हो गया, मेटासिस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो उसमें फिर बाइनरी फ्यूजन हुआ, डिवीजन हुआ, तो यानी कि अभी कैसा था, ये बाइन्यूक्लिएट है, तो अब बाइन्यूक्लिएट हो गया, फिर उसके बाद में फिर डिवीजन हो गया तो ये यूनिन्यूक्लिएट हो जाता है, यानी कि 8 छोटे छोटे और न्यूक्लियस बन जाते हैं जिनको यूनिन्यूक्लिएट अमीब्यूली नाम देते हैं, या मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट स्टेज भी बोलते हैं इनको। अब ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रोफोजोइट स्टेज में, और ट्रोफोजोइट स्टेज में कन्वर्ट होते ही फिर क्या करता है, ये डिजीज कोज करता है। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं अपन, डिजीज कोज कर रहा है, अब इसके क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं। अमीबाइसिस डिजीज की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अमीबाइसिस या अमीबॉइक डिसेंट्री जो डिजीज होती है उसके क्या लक्षण होते हैं। मैंने कहा कि इनके लक्षण इजी गोइंग तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब ज़्यादा ही इन्फेक्टेड स्टेज आ जाती है उसमें कुछ कैरेक्टर्स शो करता है। तो ये क्या करता है, जब म्यूकस और सब म्यूकोसा लेयर में अंदर एंट्री कर जाता है तो अंदर की तरफ जाके उनको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, यानी उनको खाना चालू कर देता है म्यूकस और सब म्यूकस लेयर को। तो अंदर की तरफ पैचेस, ठीक है, पैचेस डेवलप करता है, यानी कि छोटे छोटे फुंसियाँ डेवलप करता है। ठीक है, अंदर पेट में अल्सर हो जाता है जिसको पेट का अल्सर बोलते हैं, तो छोटे छोटे से फुंसियाँ बनती हैं। अब ये फुंसियाँ जिनमें अंदर की तरफ क्या होता है, जैसे मवाद जैसा स्ट्रक्चर भरा रहता है, यानी सेलुलर डेब्रिज, सेल का मलबा भरा रहता है, उसमें लिम्फोसाइट्स भी होती हैं, उनमें आरबीसी भी होती हैं, उनमें कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, ये सब भरे रहते हैं। तो इनसे भरी हुई मतलब फोड़े बन जाते हैं एक तरीके से अपन कहें इनको। अब ये फोड़े क्या है, धीरे धीरे यानी कि अभी इनमें हिस्टोलाइसिस या साइटोलाइसिस होता है। तो ये जैसे ही कोई ह्यूमन बीइंग बाहर फेसेस के लिए जाता है तो उसके साथ में फेसेस के साथ में श्लेष्मा और ब्लड मिक्स में ब्लड, ये सब फेसेस के साथ में आने लगते हैं, और जब वो फेसेस करके आता है तो बहुत दुर्गंध आती है। ठीक है, बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें से। तो उसके साथ साथ में ये मलबा, सेल्स का मलबा है, या फिर मवाद जैसा स्ट्रक्चर यानी सेल डेब्रिज है, या फिर ब्लड है, क्योंकि अंदर की तरफ ये क्या कर रहा है, म्यूकस और सब म्यूकस लेयर को डिजोल्व कर रहा है अंदर से, यानी उनको खा रहा है। तो इसलिए क्या है कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है मतलब कन्वर्ट हो रहा है कि एक तरीके से मलबे में कन्वर्ट हो गया वो, और वो फेसेस के साथ में बाहर आता है। बाहर आएगा तो एक तरीके से बहुत गंदी सी स्मेल फैल जाती है चारों तरफ। तो इन कैरेक्टर्स के बेस पे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये जो प्रश्न है ये अमीबाइक डिसेंट्री डिजीज से इन्फेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अपन बात करते हैं तो मैंने आपको कहा अभी कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं ठीक है, नॉर्मली जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो बाहर ओपन एरियाज में फेसेज के लिए जाते हैं, तो वहाँ से उनका जो वेस्ट मटेरियल है पानी के साथ में मिक्सअप हो जाता है और उसको कोई दूसरा पर्सन यूज करता है तो उसमें वो इन्फेक्शन कोज करता है। या फिर नॉर्मली मैंने आपको बताया कि कुछ रसोइया ऐसे होते हैं जो हाथों को अच्छे तरीके से नहीं धोते और उनकी बैड हैबिट की वजह से वो धीरे धीरे इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन बात करें इसके लिए डायग्नोस क्या करते हैं। ठीक है, डायग्नोस
डायग्नोस की बात करें या निदान की बात करते हैं अपन यहाँ, तो इसमें डायग्नोस के लिए क्या करते हैं कि इनके जो फेसेस है या विस्टा जिसको बोलते हैं उसमें क्रिस्टल्स देखते हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है या उसमें जो ब्लड आ रहा है या म्यूकस जो आ रहे हैं उससे इसके थोड़े से क्रिस्टल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनसे इनका आइडिया लगा देते हैं। तो इसके लिए चारकोट लेडेन टेस्ट किया जाता है। चारकोट लेडेन टेस्ट, चारकोट लेडेन टेस्ट किया जाता है, जिसमें देखा जाता है इसके फेसेस में कि क्रिस्टल्स हैं या नहीं है, उससे इसकी पता लगाया जाता है कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका प्रेजेंट है। उसके बाद में अपन ट्रीटमेंट या थेरेपी की बात करते हैं। ट्रीटमेंट या थेरेपी में कुछ जो मेडिसिन्स हैं वो दी जाती हैं, उनमें जैसे एमिटिन है या कोनेसाइन है या फिर डाईहाइड्रोएमिटिन है, ये जो कुछ मेडिसिन्स हैं वो देते हैं। इनके अलावा कुछ जैसे मेट्रोटिनिजोल है, फ्लेजेल है ना, ये कुछ एरिथ्रोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, ये कुछ मेडिसिन्स देते हैं जो इस पर इफ़ेक्ट करती हैं, एंटामीबा को ख़त्म करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट अपने पास में आता है प्रिकॉशंस। प्रिवेंशन की बात करते हैं अपन या रोग निदान की बात करते हैं, तो अपन को बोलने इसको निवारण कैसे करना है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन की अगर बात करते हैं तो अपन क्या क्या निदान कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है, जैसे अपन बार बार अभी भी कह रहे हैं कि जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो उसके दौर में भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी ये कहती है कि बार बार हाथों को अच्छे से साफ करिए, साबुन से धोइए। तो सबसे पहला काम तो यहाँ भी यही है कि हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से साफ करें। उसके बाद में दूसरा ये है कि नाखून, जैसे बहुत से लोगों की आदत हैबिट में होता है कि नाखून बढ़ाना, तो नाखून बड़े हुए होते हैं तो उनमें बहुत सारी गंदगी भरी रहती है, उसकी वजह से डिजीज़ फैलती है, ठीक है। तो जो भी जैसे जो रसोइया वगैरह हैं उनको सलाह देनी चाहिए कि वो नाखून काट के रखें, छोटे छोटे नाखून रखने चाहिए, जिससे कि उनमें गंदगी नहीं भरेगी, और गंदगी नहीं भरेगी तो डिजीज़ का ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसके अलावा हमेशा पानी को, जैसे बाहर से पानी ला रहे हैं तो उसको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से उसको उबालना चाहिए। या फिर ये मान के चलिए कि अपन बाहर से कोई सलाद ला रहे हैं या फिर कुछ सलाद में खा रहे हैं, कच्ची चीज़ें खाते हैं सलाद में, यानी बिना पकी हुई चीज़ें खाते हैं, तो मान के चलिए कि जैसे गाजर है, मूली है, खीरा है, वो उस आसपास के पानी में फैले हुए हैं, पानी की वजह से हो रहे हैं, और अपन उनको डायरेक्टली वहाँ से उखाड़ के और खाने लग जाते हैं, बिना साफ किए हुए, बिना उबाले हुए खाने लग जाते हैं, तो वो डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के फेसेस के साथ में उस पानी में फैला हुआ है चारों तरफ, तो वहाँ फैला हुआ है तो वो फिर क्या करेगा, डिजीज़ कोज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो खाने पीने की जो सामग्री है उनको ढक के रखना चाहिए। कई बार जो आपके कॉकरोच है, कॉकरोच या मक्खियाँ भी इसका ट्रांसमिशन करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखिए मक्खियाँ जो ह्यूमन बीइंग का फेसेस है उस पर बैठी हुई रहती हैं, तो जैसे वो वहाँ बैठी रहती हैं तो इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं, यानी जैसा स्पंज आता है उसकी तरीके के, जो बैठेंगे सोखेंगे, तो जैसे स्पंज में बैठती हैं तो वहाँ से वेस्ट मटेरियल के साथ में जो आपके एंटामीबा की जो मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट स्टेज है वो उसके चिपक जाती हैं, और ये जैसे ही ह्यूमन बीइंग के फूड के पास जाएगा तो वहाँ इनका ट्रांसमिशन होता है, इससे ट्रांसमिशन होता है और डिजीज़ होती है। फिर उसके बाद में
मतलब जो भी कुछ खुले एरियाज हैं, खुले एरियाज में लोगों को सोच जाने से रोकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खुले एरियाज में जाएंगे और जैसे ही बारिश आती है तो वो पानी, इनका वेस्ट मटेरियल पानी के साथ में घुलकर उस एरिया में आ जाता है, तो उससे ज़्यादा इन्फेक्शन का डर रहता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि आदमी को खुले में नहीं, शौच पे नहीं जाना चाहिए, यानी कि टॉयलेट वगैरह उनको यूज करने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ अपने को प्रिकॉशंस इसके यूज करने चाहिए जिनकी वजह से अपन इसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था आपका एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या है। मैंने देखा था कि एक एंडोपैरासाइट है जो इंटेस्टाइन में रहता है। उसके बाद में इसके हिस्ट्री की बात की अपन ने कि इसका हैबिट और हैबिटाट में कैसा है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की कि ज़्यादातर समशीतोष्ण जो एरियाज हैं वहाँ मिलता है, और उनमें भी अपन ने कहा कि चाइना, मैक्सिको और इंडिया या साउथ अफ्रीका उन एरियाज में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। वहाँ की कंडीशंस इसको ज़्यादा सर्वाइव करती है। इसके बाद में अपन ने बात की कि टोटल जो पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन में 10% जो पॉपुलेशन है वो इससे इन्फेक्टेड है, यानी कि 1 लाख तक डेथ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से होती है, यानी कि जो अमीबाइक डिसेंट्री है उससे 1 लाख तक डेथ होती है। उसके बाद में फिर अपन ने इनकी स्टेज की बात की कि 3 फॉर्म में मिलता है ये, ट्रोफोजोइट स्टेज, प्रीसिस्टिक और सिस्टिक फॉर्म में मिलता है, यानी ट्रोफोजोइट या मैग्ना, दूसरी प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा, और थर्ड दो फॉर्म थी वो थी आपकी सिस्टिक फॉर्म, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म की अपन ने बात की, तीनों का अलग अलग स्ट्रक्चर देखा। तो जो ट्रोफोजोइट स्टेज है वो सबसे एक्टिव फॉर्म है, उसी में ये डिजीज कोज करता है। अभी भी अपन ने बात की कि जब एंसेस्टेशन होगा, विपुटी भवन होगा, तो ये वापस से कन्वर्ट होता है मेटासिस्टिक फॉर्म में, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट में, यानी कि ये बाइन्यूक्लिएट, उसके बाद में फिर न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये यूनिन्यूक्लिएट 8 यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉयली नाम दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये डिजीज कोज करता है, यानी अगर ट्रांसमिशन हो गया उस ड्यूरेशन में तो डिजीज होने की 100% संभावना होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन इसके लिए टेस्ट की बात कर रहे थे, तो इसके लिए अपन कह रहे थे कि चारकोट लेडन टेस्ट करते हैं, यानी कि जो फिशिज है या विस्टा है उसमें अपन क्रिस्टल्स देखते हैं, उनमें ये दिखाई देता है, ठीक है। तो चारकोट लेडन टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने प्रिवेंशन की बात की कि अपने को क्या करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए, यानी हाथ अच्छे तरीके से धोना चाहिए, जो अपने रसोइये वगैरह हैं उनको नाखून बार बार काटते रहने चाहिए, उनको सलाह देनी चाहिए कि नाखून नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उससे जो गंदगी है वो नाखूनों में भरती है और वहाँ से जब भी वो खाना पकाते हैं तो वहाँ ट्रांसमिशन होता है। या फिर जो लोग इन्फेक्टेड हैं अमीबाइसिस से, उनको खुले में शौच के लिए मना करना चाहिए कि अब इस तरीके से जाएंगे तो और लोगों को भी ट्रांसमिशन में जल्दी ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रिवेंशन थे जिनसे एंटामीबाइसिस डिजीज से बचा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन नया प्रोटोजोन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ का जो ऑर्गेनिज्म है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, उसकी अपन बात करने वाले हैं, पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कार्डेटम की यहाँ अपन बात कर रहे हैं। सॉरी, पैरामीशियम कार्डेटम ये नए प्रोटोजोन है जिसको अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं।
प्रोटोजोआ की 2 स्पीसीज की अपन बात कर चुके, अमीबा की बात कर चुके, अमीबा प्रोटियस और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की बात कर चुके। और नेक्स्ट स्पीसीज अपने पास में आती है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, पैरामीशियम कॉर्डेटम का थोड़ा सा जैसे क्लासिफिकेशन की बात अपन करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो प्रोटोजोआ का फाइलम प्रोटोजोआ है, सब फाइलम इसका सीलियाफोरा है। ठीक है, सब फाइलम सीलियाफोरा है और क्लास सीलिएटा है। देखिए मैं बार बार आपको ये बता रहा था कि जब अपन क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पे ही अपन क्लासिफिकेशन कर रहे थे यहाँ। तो यहाँ भी वही है कि इनका लोकोमोशन क्या है, सीलिया है, लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको सीलियोफोरा क्लास में रखा गया है। ठीक है, सीलियोफोरा क्लास में रखा गया है। पैरामीशियम इसका जीनस है और कार्डेटम इसके स्पीसीज है। यानी पैरामीशियम कार्डेटम सबसे लार्ज स्पीसीज है जिसकी अपन यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ये देखिए पैरामीशियम का जो नाम पड़ा है ये एक ग्रीक वर्ड है, पैरामैक्स। पैरामैक्स का मतलब होता है ओब्लिक। ओब्लोंग, सॉरी, पैरामैक्स का मतलब होता है ओब्लोंग, ओब्लोंग का मतलब होता है तिरछा। ठीक है, तिरछा। और कार्डेटम का मतलब होता है कार्डेटा, कार्डेटा का मतलब होता है टेल। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है और ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड पैरामैक्स, पैरामैक्स का मतलब होता है ओब्लिक, ओब्लिक यानी तिरछा, और कार्डेटा का मतलब टेल। ठीक है, इससे मिलकर ये जो वर्ड है ये लिया गया है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, यानी कि तिरछा ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है। अभी देखेंगे अपन, बात करेंगे स्ट्रक्चर की, बात करेंगे शेप साइज की बात करेंगे। ठीक है, तो जनरल अपन ने देखा सबसे पहले क्लासिफिकेशन की, ये फाइलम इसका प्रोटोजोआ है, उसके बाद में सब फाइलम की बात की अपन ने, कहा सीलियोफोरा है, उसके बाद में क्लास की बात की अपन ने कि ये सीलिएटा क्लास का होता है, और उसके बाद में ऑर्डर की बात करते हैं तो हाइमेनोस्टोमेटिडा ऑर्डर का होता है, उसके बाद में जीनस पैरामीशियम है और स्पीसीज इसकी कॉर्डेटम है। ठीक है, और पैरामीशियम जो वर्ड है वो पैरामैक्स एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। इसका मतलब होता है ओब्लोंग यानी तिरछा, और कॉर्डेटम एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है टेल। ठीक है, टेल का मतलब पूंछ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर की। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं अपन। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में साइज और शेप, साइज एंड शेप की बात करते हैं। ठीक है, तो साइज की बात करते हैं यहाँ, तो इनकी साइज अगर आप देखेंगे, देखिए पहले तो क्या है, अपन पहले बात कर चुके कि ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, यानी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। फिर भी अगर आप बात करें इनके साइज अगर देखते हैं, माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे आपको, तो ये मान के चलिए 80 म्यू से लेकर 350 म्यू तक की साइज के होते हैं। और पैरामीशियम कार्डेटम यहाँ सबसे लार्ज स्पीसीज होती है। ठीक है, इसके बाद में शेप की बात करें अपन, आकृति की बात करते हैं। यहाँ इनकी आकृति देखेंगे तो बिल्कुल जस्ट लाइक स्लीपर, स्लीपर जैसी आकृति होती है, इसलिए अपन इनको स्लीपर शेप्ड एनिमल्स, स्लीपर, स्लीपर जैसी चप्पल्स होती हैं उन्हीं की तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो स्लीपर शेप्ड हो सकते हैं या सिगार शेप्ड, स्लीपर शेप्ड या सिगार शेप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन कारण इनको, या कई बार आप देखेंगे तो इनको स्पाइंडल शेप्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पाइंडल शेप्ड, यानी कि या तो इनको अपन बोलते हैं स्लीपर शेप्ड, क्योंकि बिल्कुल जस्ट स्ट्रक्चर है वो स्लीपर जैसा दिखाई देता है, या फिर इनको बोलते हैं सिगार शेप्ड। अभी स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सिगार जैसा स्ट्रक्चर है इसका, और या फिर इसको स्पाइंडल शेप्ड में आप देखते हैं। इनको इनकी जैसे आकृति है उसके अकॉर्डिंग कई बार स्लीपर एनिमल भी, एनिमल क्यूल नाम दे देते हैं, यानी स्लीपर जंतुक भी नाम दे देते हैं। और जो पैरामीशियम कार्डेटम है, इनको जो नाम दिया है वो एक साइंटिस्ट थे
जोबलोट इन्होंने पैरामीशियम नाम दिया था, पैरामीशियम कार्डेटम नाम किसने दिया था? जोबलोट ने। जोबलोट साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका नामकरण किया था, यानी पैरामीशियम कार्डेटम का जो नाम है वो जोबलोट ने दिया था। और ये कैसा ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है? स्लीपर शेप्ड में या सिगार शेप्ड में या स्पाइंडल शेप्ड में, ठीक है। तो इसको कई बार स्लीपर एनिमलक्यूल भी नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि जो पैरामीशियम कार्डेटम है, ये जो नाम है ये किसने दिया था? जोबलेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या अपने इनकी हैबिट और हैबिटाट की बात करें कि किन एरियाज़ को ये प्रीफर करता है, तो जनरली आप देखेंगे तो ये फ्रेश वाटर के जो भी रिजर्वर हैं, पॉन्ड है, लेक्स हैं, उनको प्रीफर करता है, ठीक है। फ्रेश वाटर के जो भी लेक्स, पॉन्ड्स, रिजर्वर जितने भी हैं उनमें रहता है और उनमें भी ये जनरली सरफेस पे रहता है, ठीक है। जनरली अपर जो सरफेस है वहाँ पे ये आपको मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे नॉर्मली आप देखेंगे तो जो सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल्स जहाँ ज़्यादा है वहाँ ये ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देता है। देखिए मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपन बना के देखते हैं एक बार।
देखिए ऐसा कुछ पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें आप देखेंगे तो पूरे के पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनेल यहाँ प्रेजेंट हैं। बाहर की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ रॉ ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, रॉ ऑफ सीलिया, ठीक है। इस जो एंड है इसको बोलते हैं एंटीरियर एंड, इस एंड को बोलते हैं पोस्टीरियर एंड, ठीक है। यहाँ देखिए दो कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैंने अलग कलर से बनाई है। इसको एक को बोलते हैं एंटीरियर एंड पे होती है, इसलिए एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल। इधर ये पोस्टीरियर एंड पे होती है इसलिए इसको पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स नाम देते हैं। यहाँ देखिए दो क्लियर न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको नाम देते हैं यूएस और इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद में ये अंदर की तरफ आपको कुछ बॉडीज दिखाई दे रहे हैं जिनको अपन नाम देते हैं फूड वेक्यूल्स, ठीक है, फूड वेक्यूल्स। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बीच में अलग सा, जिसको अपन ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो ग्रूव बना हुआ है, यहाँ पे ये जो ग्रूव बना हुआ है इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव, ठीक है। ओरल ग्रूव जस्ट पीछे की तरफ कहाँ खुलता है, वेस्टिबुल में, वेस्टिबुल में खुल गया। और वेस्टिबुल जस्ट नीचे की तरफ खुलता है बक्कल कैविटी में, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में खुलता है। और बक्कल कैविटी जस्ट नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको जिसको बोलते हैं साइटोस्टोम। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं साइटोस्टोम। और साइटोस्टोम के जस्ट नीचे की तरफ होता है साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स। और साइटोफेरिंग्स के जस्ट नीचे की तरफ यानी कि ये जो है फूड वेक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ ये है फूड वेक्यूल फॉर्मिंग, फूड वेक्यूल फॉर्मिंग हो रही है, ठीक है। इधर पोस्टीरियर एंड पर जो सीलिया है वो कुछ लार्ज साइज के होते हैं जिनको बोलते हैं कार्डल टफ्ट, ठीक है, कार्डल टफ्ट। और इसी बेस पे इस स्पीसीज का नाम पड़ा है कार्डल टफ्ट, ठीक है, कार्डल टफ्ट सीलिया बोलते हैं। यानी बाकी सारे सीलिया बॉडी के सेम साइज के होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर एंड पर जो पॉइंटेड एंड है उसके जो सीलिया हैं वो थोड़े से लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए ये बाहर वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, ये अंदर का मटेरियल है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है। ये इसमें रेज निकली हुई है जो आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल है, इससे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई हैं जिनको अपन बोलते हैं रेडियल कैनाल्स, इनको बोलते हैं रेडियल कैनाल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है
देखिए मॉर्फोलॉजी अपन बाहर से अगर देखते हैं, इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बाहर की तरफ बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीलिया से बॉडी कवर्ड है और सीलिया पूरी बॉडी के सेम साइज के होते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ के सीलिया थोड़े से लार्ज साइज के होते हैं और थोड़े से टफ होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया है कार्डल टफ्ट, ठीक है। अंदर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चलते हैं अपन, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये जो एरिया है यहाँ से बिल्कुल सीधा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, ये ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ग्रूव बन रही है, इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव बन रही है, उसके बाद में फिर देखिए जस्ट नीचे की तरफ ओरल ग्रूव कहाँ खुलती है, वेस्टिब्यूल में। ये एरिया जो है ये वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल से जस्ट नीचे की तरफ चलेंगे आप तो ये वेस्टिब्यूल कहाँ ओपन होता है, बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी जस्ट नीचे की तरफ साइटोस्टोम में। साइटोस्टोम साइटोफेरिंग्स में खुलता है और साइटोफेरिंग्स का जो एंड वाला रीजन है या साइटोस्टोम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आगे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि देखिए यहाँ सीलिया है, अंदर की तरफ भी सीलिया प्रेजेंट है। ये सीलिया फीडिंग में हेल्प करते हैं, यहाँ लोकोमोशन में तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ सीलियरी फीडिंग होती है। यहाँ से पानी के साथ में जो भी मटेरियल आ रहा है उनको ये सीलिया सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्टिव पार्टिकल्स को अंदर आने देते हैं। अंदर आने के बाद में ये यहाँ फूड वैक्यूल को फॉर्मेशन हो गया। देखिए ये फूड वैक्यूल बन गई। अब ये फूड वैक्यूल क्या करती है, पूरी बॉडी में साइक्लोसिस मूवमेंट करती है, ठीक है। पूरी बॉडी में साइक्लोसिस मूवमेंट करेगी। साइक्लोसिस मूवमेंट के द्वारा क्या होता है, अंदर की तरफ इसमें डाइजेशन होता है, क्योंकि अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन करने के बाद में धीरे धीरे साइज में छोटी होती जाती है और लास्ट में पूरा इसका डाइजेशन हो जाता है। तो कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है, जिसको देखिए मैंने एक एरो लगा रखा है इधर। साइटोस्टोम के जस्ट पास में एक छोटा सा पोर बनता है। देखिए यहाँ कोई परफेक्ट ऑर्गेनल्स नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मानते हैं कि जो साइटोस्टोम है इसके जस्ट नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है जिसको बोलते हैं साइटोपाइग। ये जो रेड कलर वाला है बना रखा है मैंने, ये ठीक है, इसको नाम देते हैं साइटोपाइग या सेल एनस भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इसको बाहर निकालने का काम करता है। देखिए अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म क्लियर डिवाइडेड है, ठीक है। एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म क्लियर डिवाइडेड है। एंडोप्लाज्म अंदर वाला जो मटेरियल है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं, और एक्टोप्लाज्म बाहर वाला है जिसमें सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंट और थोड़ा सा थिक दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देखिए दो स्ट्रक्चर मैंने बना रखे हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं जो ओस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। देखिए और एनिमल्स में अभी तक अपन ने एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की बात की थी, लेकिन यहाँ दो हैं, ठीक है। दो ओस्मो रेगुलेशन का काम कर रही है, साथ ही दो न्यूक्लियस हैं यहाँ। देखिए अपन प्रोटोजोवन के जब कैरेक्टर की बात कर रहे थे तब भी अपन कह रहे थे कि जो प्रोटोजोआ फाइलम के मेंबर्स हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है, या तो वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं या बाईन्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट। पैरामीशिप कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। तो यहाँ दो न्यूक्लियस हैं, यानी एक लार्ज न्यूक्लियस है जिसको मैक्रो न्यूक्लियस नाम दे रहे हैं और एक स्मॉल न्यूक्लियस है जो माइक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कहें कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है माइक्रो न्यूक्लियस। और मैक्रो न्यूक्लियस है ये बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उन पे कंट्रोल करने के लिए होता है मैक्रो न्यूक्लियस। और छोटा न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है या रिप्रोडक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा इनर इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मोर्फोलॉजी देखेंगे तो बाहर की तरफ आपको सिर्फ सीलिया और ओरल ग्रूव दिखाई देते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो उसमें आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था
जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के जनरल स्ट्रक्चर की अपन ने बात की। यहाँ देखिए सबसे पहले मुख दिखाई दे रहा है जो ओरल ग्रूव यानी एक छिछला सा गर्त दिखाई देता है, वहाँ से प्रारंभ होता है। ये जस्ट नीचे वेस्टिबुल में खुलता है, फिर बक्कल कैविटी में खुलता है, फिर साइटोस्टोम और फिर साइटोफेरिंक्स में। बाहर की तरफ पेलिकल की आवरण है। ये प्रोटोजोआ जब अपन पढ़ रहे थे तभी कह रहे थे कि प्रोटोजोन में बाहर की तरफ कोई ऐसा सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं होती, एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है। तो यहाँ पेलिकल की एक लेयर है जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें बाहर की तरफ क्या होते हैं, सीलियम प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में जस्ट नीचे की तरफ एपिडर्मिस है या ये जो आपकी एक्टोप्लाज्म की जो लेयर है वो दिखाई देती है। और इसके जस्ट नीचे की तरफ एंडोडर्म है। एंडोडर्म में ये एंडोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद में सीलिया की मैंने आपको बताया कि असंख्य बॉडी में बहुत सारे नंबर में सीलिया होते हैं, 10 से 12,000 तक मान के चलिए, जिनकी लंबाई 10 म्यू से 12 म्यू के आसपास होती है। और नीचे के जो सीलिया हैं लार्ज साइज के होते हैं, जिनको कार्डल टफ्ट बोलते हैं अपन, या कार्डल टफ्ट नाम दे रहे हैं, इसी वजह से इस स्पीशीज का नाम पड़ा हुआ है पैरामीशियम कार्डेटम, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसमें अंदर की तरफ क्या क्या और दिखाई देता है। तो जैसे साइटोप्लाज्म है वो क्लियर डिवाइड है। उसके बाद में इंफ्रासीलियरी सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। सीलिया का सिस्टम देखेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे अपन, न्यूक्लियस क्या काम कर रहा है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल क्या काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन, और माउथ एपरेटस की बात करेंगे, कौन कौन से माउथ एपरेटस हैं जो हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।